जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन, दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल फॉर जंक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का भी वो टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। प्रीवियस वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने प्रीएम्बल की बात की थी, है ना। प्रीएम्बल एक्सप्लेन किया था मैंने, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बात की है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। तो आप जैसे साइंस की बुक पढ़ते हो, है ना, साइंस की बुक जो आप पढ़ते हो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। कोई भी बुक होती है वो चैप्टर्स में डिवाइड होती है, क्यों? ताकि पढ़ने में ईजीनेस हो, है ना। मेरे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो मैं इंडेक्स से देख के डायरेक्ट उस टॉपिक पे पहुंच सकूं, इसलिए उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया गया, है ना। बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। तो पार्ट 1 में आपके इंडियन टेरिटरी की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप की बात की गई है ना। इसमें बताया गया है कि इंडिया में स्टेट कैसे कैसे होंगे, कैसे उनकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे कोई भी नया स्टेट ऐड हो सकता है ना। वो सारी चीज़ें पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में बात की गई है कि जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, है ना, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, उनको छोड़नी है तो कैसे वो सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, है ना। इंडियन सिटीजनशिप कैसे काम करती है वो सब पार्ट 2 में है। अब सिटीजन्स रह रहे हैं तो इनको कुछ राइट्स भी चाहिए, तो पार्ट 3 में इनको राइट्स दिए गए हैं। पार्ट थ्री में क्या है? राइट्स। और उन्हीं राइट्स की बात हम आज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ओके, जो कि आपके पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो देखिए, जो आपका पार्ट 3 है ना, इसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 है। बट अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करूं तो आप आर्टिकल जो है आपका 12 और 13 इनमें फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। आर्टिकल 14 से 32 में फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फिर जो आपका आर्टिकल 33, 34 और 35 हैं इसमें भी फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 12, 13, 33, 34 और 35, ये जो 5 आर्टिकल हैं इनमें फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ओके, इनमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं की हुई है। बट ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 12 की, जैसे अगर मैं आर्टिकल नंबर 12 की बात करता हूँ तो ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। देखिए, स्टेट की डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, जो भी हम राइट्स दे रहे हैं, है ना, अपने स्टेट के लोगों को, यहाँ पे स्टेट का मतलब आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है इंडिया से, पूरी कंट्री से। ठीक है, ये बात याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है वो आपके पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं बात करूँ कि हम राइट्स दे रहे हैं ना अपने स्टेट के सिटीजन्स को, या अपने स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनको, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टेट की डेफिनेशन क्या है ना। स्टेट में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, किन किन लोगों को ये राइट्स मिलेंगे, देन ओनली मैं उनको राइट्स आगे बात कर सकता हूँ ना, राइट देने की। तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल नंबर 12 में। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो स्टेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट ऐड होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, जो अदर आपकी बॉडीज़ हैं लाइक पंचायत, है ना, म्यूनसिपैलिटी, और आपका अदर जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ मतलब जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट टेंडर के अंडर, ठीक है, वो भी स्टेट में ही इंक्लूडेड हैं। तो इन सारी अथॉरिटीज़, बॉडीज़, इनकी बात की गई है कि हमारे स्टेट में ये इंक्लूडेड है। आर्टिकल नंबर 12 सिर्फ इतनी ही बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इसका मतलब समझिए, जो आपकी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी है। अब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, बट ये लॉ क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या ये लॉ सही है? नहीं। बट मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया और ये लॉ पास हो गया, बट बाद में पता चला कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या होगा? इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, मतलब इसकी जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा
और अगर उन्हें वाकई लगता है कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपनी जुडिशरी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। तो अपनी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, है ना, जुडिशियल बॉडी है, और वो इसको रिव्यू कर रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को, कि लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को नाम दे दिया गया जुडिशियल रिव्यू। अब एक बात आप याद रखना, ये जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं है, नॉट मेंशन्ड। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बोल दिया कि ठीक है ये जुडिशियल रिव्यू है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, वहाँ बस ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू करेगा, एंड इफ़ इट इज़ फाउंड कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट टर्मिनेट कर देगा। अब कोई भी लॉ होता है उसमें कई सारे क्लॉज होते हैं, है ना। एक जैसे लॉ है, ये लॉ है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्लॉज होंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्लॉज 1 बाई 1 रिव्यू करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एक ही क्लॉज बेकार है बस, तो इसको हटा देगा, बाकी सारे एज इट इज़ रहते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई सारे ही क्लॉज सही नहीं है, तो वो पूरे लॉ को भी टर्मिनेट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की खुद का डिसीजन है, ठीक है, कि उनको कितने क्लॉज या पूरा लॉ टर्मिनेट करना है, क्या करना है। अब अगर मैं बात करूँ टोटल फंडामेंटल राइट्स की, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आपका एक इक्वेलिटी है, उसके बाद आपका फ्रीडम है, उसके बाद आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और एंड में आता है आपका रिट्स, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ऐसे करके आपके 6 राइट्स हैं, है ना। और अपने पास 6 ही दिन है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, आज मंडे है, तो 6 दिन में हम 6 राइट्स अलग अलग समझेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बताऊँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो भी देख लो, आधी चीज़ें समझ में आए, फिर आपको कहीं दूसरी वीडियो देखनी पड़े, है ना। डबल टाइम वेस्ट होगा और टॉपिक एक ही प्रिपेयर होगा, है ना। तो रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं। रिसोर्स क्या है यहाँ पर, टाइम, है ना। तो रिसोर्सेज को बचाना है, रीजनिंग एबिलिटी अपनी शो करनी है, तो हम एक एक करके बात करेंगे डिटेल में। तो आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वेलिटी की। तो आर्टिकल नंबर 12 मैंने एक्सप्लेन किया, आर्टिकल नंबर 13 मैंने एक्सप्लेन किया। अब इक्वेलिटी वाला जो राइट है आपका, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है, मतलब इसमें 5 आर्टिकल हैं। जो आपका राइट टू इक्वेलिटी है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं। तो इन 5 आर्टिकल की एक एक करके बात कर लेते हैं। तो आ जाइए, अब पहला है आपका आर्टिकल नंबर 14। देखिए आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ तो इस आर्टिकल का मतलब है कि जो सारे लॉज हैं वो इक्वल हैं फॉर एवरी पर्सन। देखिए ध्यान देते चलना, मैं यहाँ पे पर्सन लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पर्सन। तो ये लॉ बोलता है, ये आर्टिकल बोलता है सॉरी, कि जितने भी लॉ इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है। इतनी बात इस लॉ में की गई है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी मेरे को अलग अलग दिख रही हैं। एक लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों अलग अलग जगह से लिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको बता दूँ। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से लिया गया है तो वहाँ पे तो ये प्रॉपर फॉलो होता है, ठीक है। पर इंडिया में इसमें कुछ क्या है, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, देखिए एक आर्टिकल आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 361। ये आप इन आर्टिकल्स को याद रखना, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछते पूछते बहुत टाइम हो गया, यूपीएससी को भी, है ना, एफकेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी, है ना। तो अब इनसे कनेक्टेड चीज़ें पूछी जाएंगी, बजाय इसके कि इनको डायरेक्ट पूछ लिया जाए। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, वो भी हम कर रहे हैं, बट इनसे जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो भी मेरे को लगता है कि हमको कर लेनी चाहिए। तो आपका एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 361, वो इस इक्वलिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन है,
ये आर्टिकल 361 कहता है जो आपका प्रेसिडेंट है और जो आपके गवर्नर हैं, इनको मिली हुई है क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब इनको क्रिमिनल केसेस में आप इनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो इनको 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। पहले आप 2 महीने का नोटिस दोगे, है ना, उसमें ये अपनी प्रिपरेशन करेंगे, इनको जो भी अपनी सफाई देनी है वो देंगे। उसके बाद अगर कुछ होता है तो इनको अरेस्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में कोई भी हो अगर वो क्रिमिनल केस है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट इंडिया में इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361 में, ठीक है। तो ये तो रही इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है कि लॉ के सामने, बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे सब क्या हैं, इक्वल है। बट ये बिल्कुल अलग है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसको लिया गया है यूएसए से। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो इसको हमने यूएस से लिया है। इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, देखिए एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको एक्सप्लॉइट किया गया काफ़ी, उसका एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी हुआ गया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उनको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए, तो मुझे कुछ स्पेशल लॉज उनके लिए बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पहले ही बहुत एक्सप्लॉइटेड हैं और इनको इक्वल लाना है, इनका इक्वली प्रोटेक्शन करना है। तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स इसके लिए बनाए जाएंगे, है ना। तो स्पेशल प्रोविज़न्स बनाना वो यहीं से आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ तो बोलेगा कि आप कैसे भी हो, कोई भी हो, लॉ सबके लिए इक्वल है। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलेगा कि अगर आप थोड़े बैकवर्ड क्लास से हो, आपका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हुआ है, तो हम आपको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। इक्वली प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़े तो वो भी बनाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि 33% रिजर्वेशन है किसको, वुमेन को, किसमें, पंचायत में। तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस चीज़ को देख के ही ये रिजर्वेशन दिया गया है। आई होप ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यून कर रहे हो, ऐसे ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिप्लोमेट इम्यूनिटी भी देता है। डिप्लोमेट इम्यूनिटी, डिप्लोमेट मतलब जो डिप्लोमेट्स मतलब जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, जो भी आपके एम्बेसडर हैं जो एम्बेसीज़ में काम करते हैं, ठीक है, एम्बेसीज़ में काम करते हैं, उनको भी आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। ये आपका आर्टिकल नंबर 14 था। अब आपका आर्टिकल नंबर 15 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सर्टेन ग्राउंड्स मतलब इसमें कुछ ग्राउंड्स मेंशन है और यह आर्टिकल बोलता है कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे को लगता है जो क्वेश्चन इस बार आ सकता है, देखिए 2 तरह के लॉ होते हैं, एक होते हैं आप सॉरी 2 तरह के राइट्स हैं आपके, एक पॉजिटिव राइट्स हैं और एक नेगेटिव राइट्स हैं। कर लेंगे आर्टिकल 15 भी हम देख लेंगे, पहले आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आर्टिकल नंबर 14 जब मैंने बोला तो मैंने बोला कि भाई लॉ सबके लिए इक्वल है, मैं सबका इक्वली प्रोटेक्शन करूँगा, है ना। मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि ये करूँगा, ये भी है, ठीक है। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है वो पॉजिटिव राइट है। यहीं मैंने आर्टिकल नंबर 15 में अभी क्या बोला कि ग्राउंड्स, सर्टेन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब मैं कुछ चीज़ की मना कर रहा हूँ, दैट इज़ नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव राइट है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। किसी चीज़ को करने की बात हो रही है, शुड डू मतलब ये करना चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए, है ना, तो वो होता है आपका पॉजिटिव राइट। शुड नॉट डू, है ना, कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, तो वो होता है आपका नेगेटिव राइट। तो आपका 14 आपका पॉजिटिव राइट में है और 15 आपका नेगेटिव राइट में है। तो आप सारे राइट्स याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेगेटिव, नीचे कुछ आर्टिकल्स लिख देगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल बोलता क्या है, वो पॉजिटिव सेंस में साउंड करता है या नेगेटिव सेंस में साउंड करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये पॉजिटिव राइट होगा या नेगेटिव राइट होगा। मैं बोल रहा हूँ चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 15 है
वो बात करता है कि सर्टेन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर जो 15 है ना, इसमें वर्ड बोला है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन इन सम वेज। अब ये वेज कौन कौन से हैं, मतलब ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए इस पे बाद में आऊँगा। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 14 में बोला था कि आप इस वर्ड पे याद रखना, मैं यहाँ पर्सन लिख रहा हूँ। इन्होंने बोला कि सारे लॉ इक्वल हैं सभी पर्सन्स के लिए। पर्सन का मतलब है आप बस इंडिया में रह रहे हो, आप सिटीज़न हो या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, सिटीज़न, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन की हम मना कर रहे हैं, जो हम मना कर रहे हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो हम सिटीजन्स के लिए मना कर रहे हैं। हम फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वी कैन डिस्क्रिमिनेट दैम, और ये होता भी है। जैसे आप कहीं घूमने जाओगे, है ना, टूरिस्ट प्लेस पे, तो आप देखोगे कि जो टिकट इंडियंस के लिए 30 रुपये की है ना, 30 रुपये की है, वो फॉरेनर्स के लिए कितने की होती है, 100 रुपये की। तो किया ना हमने डिस्क्रिमिनेट। तो वही बताना चाह रहा हूँ बस कि हम सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और बाहर का कोई बंदा यहाँ पे आया है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब उस चीज़ की गारंटी है आर्टिकल नहीं लेता, ठीक है। रिलीजन आपको पता ही है, रेस मतलब आपका स्किन टोन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आपका आर्टिकल नंबर 15 बात करता है, ठीक है। अभी बात कर दिया उसने। अब इस आर्टिकल नंबर 15 के क्या हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? रिजर्वेशन। हमने बोला कि सेक्स के अकॉर्डिंग, सेक्स मतलब आपका जेंडर, हमने बोला कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट हम देखते हैं कि वुमेन को, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, वुमेन को 33% रिजर्वेशन है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, इनको भी रिजर्वेशन है, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जैसे हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। हमने EWS को रिजर्वेशन दे दिया 10%, है ना। तो अगर कहीं पे लॉ है, कहीं पे रूल्स हैं, तो उनके एक्सेप्शन भी हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करूँ अगर आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 आपकी बात करता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये ओनली जॉब की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। अब हमने ये बोला प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट इसका एक और एग्जांपल मैं दे दूं, अगर कोई किसी को पता हो NIT या जो IITs होती हैं, है ना, मान लीजिए NIT आपकी राजस्थान में है, तो इस NIT में कुछ सीट्स जो होंगी वो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो कर दिया ना हमने प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या, डिस्क्रिमिनेशन। बट ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन करना है या नहीं करना, वो अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो आएगा आर्टिकल नंबर 16 में। और एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन हुई, है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हुई, है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी किसमें, आर्टिकल नंबर 15 में। तो आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। वही बात कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वही सारी चीज़ें, सेक्स, कास्ट, रेस, वही कलर, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें 2 नए वर्ड आते हैं, रेसिडेंट एंड डिसेंट, मतलब आपके पूर्वजों के अकॉर्डिंग और आप कहाँ रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, वही सेम रिजर्वेशन SC ST के लिए जॉब में, OBC के लिए जॉब में रिजर्वेशन, EWS के लिए जॉब में रिजर्वेशन, है ना। तो
अगर एम्प्लॉयमेंट में कोई रिजर्वेशन है तो वो सारे आर्टिकल नंबर 16 के क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आर्टिकल नंबर 14 आपका बात करता है कि लॉज सभी इक्वल हैं सब पर्सन्स के लिए। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिटीजन्स के साथ। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की सिटीजन्स को। देखिए आर्टिकल नंबर 16 भी सिटीजन्स की बात करता है। हम अपने लोगों को ही तो जॉब देंगे, बाहर के लोगों से हमें क्या मतलब, है ना। तो ये भी ओनली सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 17। अच्छा, ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? आर्टिकल नंबर 16 पॉजिटिव है या नेगेटिव? हम यहाँ देने की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। तो आर्टिकल नंबर 16 आपका पॉजिटिव है। देखिए मैं लिख देता हूँ, आपका जो आर्टिकल नंबर 16 है ये पॉजिटिव है। आर्टिकल नंबर 15 है वो मना कर रहा है, मतलब नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। आपका आर्टिकल नंबर 14 भी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। अब आर्टिकल नंबर अगर 17 की बात करूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा। आर्टिकल नंबर जो 17 है आपका, वेट, ये कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो सबको पता होगा, छुआछूत जो होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको अबॉलिश कर रहे हैं अपन, मतलब मना कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 17 कैसा साउंड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, मना कर रहे हैं ना किसी चीज़ की। तो आर्टिकल नंबर 17 भी आपका कैसा है, नेगेटिव राइट है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ अगर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, तो देखिए जो अनटचेबिलिटी है ना, ये वर्ड यूज़ तो हुआ है, वर्ड यूज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट इसकी डेफिनेशन नहीं है, डिफ़ाइन नहीं किया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड तो लिख दिया कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट इसको क्या किया, डिफ़ाइन नहीं किया। और जब तक डिफ़ाइन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि अनटचेबिलिटी क्या है। तो जो भी चीज़, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ डिफ़ाइन नहीं है ना, तो इस सब को समझाने की जिम्मेदारी, इस सब को डिफ़ाइन करने की जिम्मेदारी, इस सब पे एक क्लैरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपकी सुप्रीम कोर्ट की होती है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन एफकेट में आ चुका है ना। बहुत ऐसे सिंगल लाइन के क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल दे देगा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, है ना, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है, दैट इज़ ओके, बट अगर कुछ चीज़ डिफ़ाइन नहीं है तो डिफ़ाइन करने का काम पार्लियामेंट का नहीं है, मंत्री तुमसे बात नहीं करेंगे, डिफ़ाइन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो एक आपका एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, लिख देता हूँ, आपके वैसे कोई काम की चीज़ इतनी है नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955। इसमें अगर आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिस करते हो अनटचेबिलिटी, तो कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेंगी, पनिशमेंट इसमें दी हुई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना बोला गया है कि आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करोगे, अनटचेबिलिटी आप नहीं करोगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेंगी वो इस इसमें है, एक्ट में, सिविल राइट एक्ट में। आई होप ये क्लियर है आर्टिकल नंबर 17। अब जो आपका आर्टिकल नंबर 18 है, ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर हम मना कर रहे हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप टाइटल्स नहीं लगा सकते। तो अगेन ये कैसा हो गया आपका, नेगेटिव राइट हो गया, सॉरी नेगेटिव राइट हो गया, मना कर रहा है ना, नेगेटिव साउंड कर रहा है। मेरे को पक्का लग रहा है कि एक क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव राइट पे आएगा, तो प्लीज़ ये आप सारे आर्टिकल्स में मार्क कर लेना अपनी सोच समझ से। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना कि कौन सा आर्टिकल जो है आपका जो राइट है वो पॉजिटिव है और कौन सा राइट आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी आदमी अगर वो मिलिट्री पर्सनल नहीं है या उसके पास कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन नहीं है तो वो टाइटल्स नहीं लगा सकता। समझ रहे हो, मतलब जैसे मिलिट्री में है कोई लेफ्टिनेंट है, मेजर है ना, कैप्टन है, तो ये लोग टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक डिस्टिंक्शन का मतलब जैसे डॉक्टर है तो वो डॉक्टर लिख सकता है, इंजीनियर है इंजीनियर की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, मार्केट में, बट स्टिल
है ना, दैट कम्स अंडर अकेडमिक डिस्टिंक्शन, वो इंजीनियर अपने आगे लगा सकते हैं, है ना। कुछ लोग जॉब करते हैं जैसे JEN होते हैं, जूनियर इंजीनियर, है ना। तो अगर आपके पास कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, आप मिलिट्री में हो, तो आप टाइटल्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 18 में। और ये अबॉलिशन ऑफ जो टाइटल्स है ना, ये सिटीजन्स के लिए नहीं है सिर्फ, ये सभी के लिए, पर्सन, इसमें पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। इसमें ये भी लिखा गया है कि कोई भी फॉरेन स्टेट मतलब वही मैंने बोला स्टेट वर्ड जहाँ आ रहा है मतलब कंट्री की बात हो रही है, तो कोई भी फॉरेन कंट्री अगर इंडियन सिटीज़न को कोई टाइटल दे रही है तो वो उसको नहीं ले सकता, ये भी बात याद रखना, वो उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इतनी सारी बातें आपके राइट टू इक्वलिटी में की गई हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि राइट टू इक्वलिटी है क्या। ऐसे ही करके अब हम कल वीडियो करेंगे राइट टू फ्रीडम की, ठीक है। 6 डेज़ आपके 6 राइट्स हैं, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो भी कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डाउट है तो कमेंट करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना, टेलीग्राम पे मैसेज करो ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद जो भी SSB में इंटरेस्टेड हैं तो 12 जून से बैच शुरू होने वाला है ना। और उसका जो लिंक है बैच का वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल। राइट टू इक्वलिटी हो गया है, इसको पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं मतलब दिक्कत है अभी, ठीक है। अगर क्वेश्चन लग रहे हैं तो सब सही है, इसको पढ़ के क्वेश्चन लगाना, राइट टू इक्वलिटी के ही क्वेश्चन लगाना, है ना। फ्रीडम और बाकी सब अभी कराया नहीं है। ओके, दिस इज़ ऑल। जय हिंद।